Quick IS Compose your dream। हेलो दोस्तों, क्विक आइस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। यह एनसीईआरटी भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का 9th जो क्लास की एनसीईआरटी है उसका 5वां चैप्टर है संस्थाओं का कामकाज। इसमें हम संसद के बारे में पढ़ेंगे, कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे और न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वो 3 संस्थाएं हैं जो हमारे लोकतंत्र के प्रमुख पिलर माने जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं सीधे जो है चैप्टर की ओर। लिखा है परिचय। पहले हम परिचय देखते हैं। तो लिखा है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों द्वारा अपने शासकों का चुनाव करना भर नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कुछ कायदे कानूनों को मानना होता है। उन्हें भी संस्थाओं के साथ और संस्थाओं के भीतर ही रहकर काम करना होता है। ठीक है, जो हमारे शासक होते हैं, जो हमारे राजनीतिक व्यवस्थाओं में नेता लोग सरकार जो बनाते हैं। यह अध्याय लोकतंत्र में संस्थाओं के कामकाज से संबंधित है। हम इसमें जो है समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश में किस तरह महत्वपूर्ण फैसले करके उन्हें लागू किया जाता है। हम यह भी देखेंगे कि इन फैसलों से संबंधित विवादों को किस तरह सुलझाया जाता है। इस अध्याय में हम फैसलों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 संस्थाओं को देखेंगे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को। तो संसद को विधायिका कहते हैं और कार्यपालिका और न्यायपालिका को हम इन तीनों को यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे कि तीनों संस्थाएं ही सबसे महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती हैं। आगे लिखा है, आप पहले भी कक्षाओं में इन संस्थाओं के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर चुके होंगे। हम यहाँ इनका संक्षेप में वर्णन करके कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर ध्यान देंगे। हर संस्था के संबंध में हम यह प्रश्न करेंगे कि वह किस तरह के काम करती है, एक संस्था दूसरी संस्था से कैसे जुड़ी हुई है, उनके कामों को क्या चीज या क्या मतलब कम या ज्यादा लोकतांत्रिक बनाती हैं, कैसे बनाती हैं, इन्हीं के बारे में डिटेल में यहाँ पर दिया गया है। तो इसको हम एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। लिखा है आपका, प्रमुख जो है नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते हैं। जो सरकार होती है, सरकार जो नीतिगत फैसले लेती है वो कैसे लेती है, ये पहला क्वेश्चन पूछा गया है। तो लिखा है, एक सरकारी आदेश। 13 अगस्त 1990 के दिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया। इसे कार्यालय ज्ञापन कहा गया। तो याद रखना, जब भारत सरकार कोई आदेश जारी करता है तो उसे कार्यालय ज्ञापन भी कहा जाता है। सभी सरकारी आदेशों की तरह इस ज्ञापन पर भी संख्या थी। यह आदेश उसी संख्या के से जाना जाता है, OMA, ये संख्या दी जाती है। तो देखा होगा अक्सर जब कोई आदेश जारी होता है तो उसकी कोई संख्या जरूर होती है। कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के एक संयुक्त सचिव ने इस आदेश पर दस्तखत किए थे। यह छोटा सा आदेश मुश्किल से 1 पन्ने का था। अगर हम इसे देखें तो यह वैसा ही आम जो है सर्कुलर या नोटिस लगेगा जैसे आपको स्कूलों में देखे होंगे। सरकार हर चीज जो है, अगर देखा जाए तो सरकार हर चीजों को जो है इसी के माध्यम से, नोटिस के माध्यम से ही पहुंचाती है जनता तक। तो लिखा है, सरकार हर रोज विभिन्न मसलों पर सैकड़ों आदेश जारी करती है। लेकिन यह आदेश बहुत महत्वपूर्ण था और कई सालों तक विवाद का कारण बना रहा। आइए देखें कि यह निर्णय किस तरह लिया गया और इसके बाद क्या होता है। ठीक है, इस सरकारी आदेश में एक प्रमुख नीतिगत फैसले की घोषणा की गई थी। इसमें कहा गया था, ये देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये जो है ये कार्यालय आदेश था, ये जारी किया गया था। तो इसमें क्या कहा गया था, उसी को लेकर के ये विवाद हुआ था, तो उसी के बारे में बताया जा रहा था। इसमें कहा गया था कि भारत सरकार के सभी पदों और सेवाओं में 27% जो है रिक्तियां सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होंगी। तो जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, जिसे हम OBC कहते हैं, जब उनको 27% आरक्षण दिया गया था तो इसको लेकर बहुत जो है भारत में बहुत ज्यादा बवाल हुआ था, बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। तो उसी को लेकर के यहाँ पर इस NCERT में एक उदाहरण के रूप में पेश किया गया। तो लिखा है, अब तक जिन जाति समूहों को सरकार पिछड़ा मानती है उन्हीं का एक और नाम जो है क्या रखा गया था, SEBC, जो है सोशली एंड जो है एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। अब तक नौकरी में आरक्षण का लाभ केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को ही मिल रहा था। अब जो है सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग थे उनके लिए तीसरी जो है श्रेणी तैयार कर दी गई और इनके लिए 27% का जो है अलग से कोटा जो है तैयार कर दिया गया। अन्य लोग जो है
इन 27% नौकरियों के लिए प्रतियोगिता नहीं कर सकते थे, मतलब वो इसमें शामिल नहीं हो सकते थे। जब ये निर्णय हुआ था जिसको लेकर के बहुत ज्यादा भारत में काफी विरोध किया गया। तो लिखा है निर्णय करने वाले कौन थे। तो लिखा है इस ज्ञापन को जारी करने का फैसला किसने लिया। ठीक है, ये सवाल पूछा गया। जाहिर है कि अकेले उस व्यक्ति ने इतना बड़ा फैसला नहीं लिया होगा जिसके हस्ताक्षर इस दस्तावेज पर थे। वह अपने मंत्री द्वारा किए गए निर्देशों को लागू करने वाला अधिकारी था केवल। इसका मतलब है कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मंत्री ने भी खुद यह निर्णय नहीं लिया होगा। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतने बड़े जो है निर्णय में देश के सभी प्रमुख अधिकारी शामिल रहे होंगे। अपने पिछली कक्षा में इनमें से कुछ के बारे में पहले ही पढ़ लिया होगा। आइए अब इनके बारे में फिर से हम एक एक करके नजर डालते हैं। तो जितना जो बड़ा फैसला लिया गया, तो कोई जिसने सेंचर किया जरूरी नहीं है कि उसी ने फैसला इसको लिया गया। इसका मतलब वो फैसला सरकार ने लिया था। लिखा है राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। कौन? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल यही करता है। कौन? प्रधानमंत्री। इसे हम वास्तविक प्रधान कहते हैं। आगे लिखा है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त करता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यह आर्टिकल 74 में कहा भी गया है। इनमें से बनने वाले मंत्रिमंडल की बैठक में ही जो है राज्यकाल से जुड़े अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। तो जो 27% लोगों को आरक्षण दिया गया, ये आरक्षण जो मिला, ये निर्णय कौन लिया है? तो ये मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया था प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उस समय। तो इसका मतलब निर्णय जो है शासन ने लिया, उसको जारी शासन ने किया था, तो उस अधिकारी की गलती नहीं है। गलती ना हम किसी की निकाल सकते हैं। या इसका मतलब यह हुआ कि वो जो अधिकारी ने सेंचर किया था उसने निर्णय नहीं लिया था। निर्णय किसने लिया था? तो मंत्रिमंडल ने लिया था। तो अगर फैसला सही है तब भी जिम्मेदार कौन होगा? मंत्रिमंडल। अगर गलत फैसला लेगा तभी जिम्मेदार कौन होगा? मंत्रिमंडल होगा। आगे है संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं। ठीक है, जो हमारी संसद है उसमें राष्ट्रपति और 2 सदन मिलकर के ही संसद बनती है और संसद के लिए आर्टिकल 79 है। लोकसभा और राज्यसभा। प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन हासिल होना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री को लोकसभा का बहुमत का समर्थन वो जो है हासिल नहीं होगा तो वो सरकार कभी नहीं बना सकता है। तो क्या जो है अब आगे क्वेश्चन पूछा रहा है, तो क्या कार्यपालिका ज्ञापन के फैसले के मामले में ये सब शामिल थे? इसके बारे में पता लगाइए। तो जाहिर सी बात है जो कार्यालय ज्ञापन 27% आरक्षण दिया गया था ओबीसी को, इसका मतलब वो निर्णय किसने लिया था? मंत्रिमंडल अर्थात प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में लिया गया निर्णय था। यह सरकारी आदेश एक लंबे घटना चक्र का परिणाम था। भारत सरकार ने 1979 में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया था। इसकी अध्यक्षता जो है बीपी मंडल ने की थी और इसी के कारण इसे आमतौर पर मंडल आयोग कहते हैं। इसे भारत में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के मापदंड तय करने और उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय का जिम्मा सौंपा गया था। तो मंडल कमीशन के कहने पर ही जो है ये 27% आरक्षण दिया गया था। इस आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिशें दी। आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों में एक सिफारिश थी सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देना। तो ये सिफारिश मंडल आयोग ने ही किया था, जिसकी सिफारिश को सरकार ने मान लिया। इस रिपोर्ट और इसकी सिफारिशों पर संसद में चर्चा हुई। वर्षों तक कई पार्टियां और सांसद इसे लागू करने की मांग कर रहे थे। फिर 1989 में लोकसभा चुनाव हुआ। ठीक है, चुनाव हुआ और जनता दल ने अपने चुनाव जो है घोषणा पत्र में वादा किया कि सत्ता में आने पर वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेगा। तो याद रखना, जब आरक्षण का मुद्दा आ गया तो जाहिर सी बात है जो है जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा कहा और इसी कारण जो है उनकी सरकार बनी भी। चुनाव के बाद जनता पार्टी की ही सरकार बनी और इसके नेता बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और इसके बाद कई घटनाएं हुई। तो बीपी सिंह जब सरकार बने, प्रधानमंत्री बने उन्होंने ही इस आरक्षण को लागू किया था, क्योंकि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था चुनाव के पहले। तो लिखा है नई सरकार ने संसद में राष्ट्रपति के भाषण के जरिए मंडल रिपोर्ट लागू करने की अपनी मंशा की घोषणा कर दी। 6 अगस्त 1990 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके बारे में एक औपचारिक निर्णय लिया गया।
अगले दिन प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने एक बयान के जरिए इस निर्णय के बारे में संसद के दोनों सदनों को सूचित कर दिया कि हम 27% आरक्षण जो है देने जा रहे हैं। कैबिनेट के फैसले को कार्मिक और जो है प्रशिक्षण विभाग को भेजा गया। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कैबिनेट के फैसले के मुताबिक एक आदेश तैयार किया और मंत्री की स्वीकृति केंद्रीय सरकार की तरफ से ली गई। एक अधिकारी ने उस आदेश पर हस्ताक्षर किए और इस तरह 13 अगस्त 1990 को जो है ये तैयार हो गया, जो इसका नाम रखा गया था, जो यहाँ पर अब दे दिया गया। तो याद रखना 13 अगस्त 1990 को ये आदेश द्वारा, कार्यालय आदेश द्वारा 27% आरक्षण किसको दे दिया गया? अन्य पिछड़े वर्ग को दे दिया गया। अगले कुछ महीनों तक यह देश का सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा बना रहा। सभी अखबार और पत्रिकाओं में इस मुद्दे पर तरह तरह के विचार आए, बहस चली। इसके चलते कई प्रदर्शन और जवाबी प्रदर्शन हुए, इनमें से कुछ हिंसक भी हुए। इससे नौकरियों के हजारों अवसर प्रभावित होने वाले थे, इसलिए लोगों की प्रतिक्रिया बहुत तीखी थी। कुछ लोगों का मानना था कि भारत में विभिन्न जातियों के बीच असमानता के कारण ही नौकरियों में आरक्षण जरूरी है। कुछ लोग पक्ष में तर्क दे रहे थे तो कुछ लोग विपक्ष में तर्क दे रहे थे। फिर वहीं पे उनका मानना था कि इससे उन लोगों को बराबरी पर आने का मौका मिलेगा जिनको सरकारी नौकरियों में अभी तक उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। तो यह आरक्षण के पक्ष में तर्क दिया गया। जबकि दूसरा पक्ष क्या कहता था कि दूसरे पक्ष के लोगों का मानना था कि इस निर्णय से जो पिछड़े वर्ग के नहीं हैं उनके अवसर छिन जाएंगे। तो जो पिछड़ा वर्ग में नहीं है उनके लिए क्या होगा? इसका मतलब है कि इस पर डिबेट होना जरूरी था, विवाद होना जरूरी था। अधिक योग्य होने पर भी इनको नौकरियां नहीं मिलेंगी। कुछ लोगों का मानना था कि इससे जातिवाद बढ़ेगा, जिससे देश की प्रगति और एकता पर असर होगा। यह निर्णय अच्छा था या नहीं, इस अध्याय में हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। हम इस जो है उदाहरण को यह सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं कि देश में प्रमुख निर्णय कैसे लिए जाते हैं और उन्हें कैसे लागू किया जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है, फिर इस विवाद का निपटारा किसने किया? आप जानते हैं कि सरकारी जो निर्णय है से उठने वाले, ठीक है, विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय करते हैं। तो जब कोई विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय और फिर उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करते हैं। इस आदेश के विरोधी कुछ लोगों और संस्थाओं ने अदालत में कई मुकदमे दायर किए। उन्होंने अदालत से इस आदेश को अवैध घोषित करके लागू होने से रोकने की अपील की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इन सभी मुकदमों को एक साथ जोड़ दिया। इस मुकदमे को इंदिरा साहनी और एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला कहा जाता है। तो जो याद रखना, 27% आरक्षण दिया गया था, उसको लेकर जो मुकदमा दायर हुआ सुप्रीम कोर्ट में, उस मुकदमे का नाम क्या था? तो इंदिरा साहनी और एवं अन्य बनाम भारत सरकार। तो एक तरफ भारत सरकार इसके वादी थे, एक तरफ इंदिरा साहनी और अन्य लोग इसके साथ जुड़े हुए थे। आगे कह रहा है कि जो है सर्वोच्च न्यायालय ने के 11 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई। उन्होंने 1992 में बहुमत से फैसला किया कि भारत सरकार का आदेश अवैध नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के उसके मूल आदेश में कुछ संशोधन करने को कहा। उसने कहा कि पिछड़े वर्ग के अच्छी स्थिति वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, मतलब जो सरकारी नौकरियों में है या जो है जिनके पास जमीनें ज्यादा हैं, तो इसीलिए उनके लिए क्रीमी लेयर बनाया गया है, ये भी याद रखना, ठीक है। उसी के मुताबिक 8 जो है सितंबर 1993 को कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय ने एक और आदेश जारी किया। यह विवाद सुलझ गया और तभी से इस नीति पर अमल किया जा रहा है, ठीक है। तो याद रखना, सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आ गया तो सब लोग इसमें शांत हो गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई बोलने का वाला नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है? मतलब जो राजनीतिक संस्थाएं होती है उनकी आवश्यकता क्यों है, अब इसके बारे में बात करेंगे। तो राजनीतिक संस्थाएं कौन है? जैसे आपका विधायिका है, कार्यपालिका है। लिखा है, हमने एक उदाहरण देखा कि सरकार कैसे काम करती है। किसी देश को चलाने में इस तरह की कई गतिविधियां शामिल होंगी। मिसाल के तौर पर सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा और सुनिश्चित करने और सबको शिक्षा और स्वास्थ्य जो है सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। वह इस इकट्ठा करती है कि इसे सेना, पुलिस और विकास कार्यक्रमों पर खर्च करती है। सब ये काम करती हैं सरकारें। वह जो है विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उन्हें लागू करती हैं। कुछ व्यक्तियों को इन गतिविधियों को चलाने के लिए फैसला जो है करना होता है। कुछ जो है
लोगों को इन्हें लागू कराना होता है। अगर इन फैसलों या फिर जो है लागू करने में कोई विवाद उठता है तो यह तय करने वाला भी कोई होना चाहिए। मतलब अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसको दूर करने वाला भी कोई होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट वही काम करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। सबके लिए यह जानना भी जरूरी है कि कौन किस काम को करने के लिए जिम्मेदार है। यह भी जरूरी है कि भले ही कुछ प्रमुख पदों पर बैठे लोग बदल जाए लेकिन वे गतिविधियां जारी रहें। जैसे याद रखना, सरकारें चेंज हो जाती है लेकिन जो निर्णय होते हैं और जो अधिकारी होते हैं वो बने रहते हैं और वो काम करते रहते हैं। लिहाजा सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में इन कामों को देखने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं। इस तरह की व्यवस्थाओं को संस्थाएं कहते हैं। कोई भी लोकतंत्र तभी ठीक से काम करता है जब ये संस्थाएं अपने काम को अच्छी तरीके से करती हैं। तो लोकतंत्र हमारा तभी आगे बढ़ सकता है जब संस्थाएं अच्छे से काम करती हों, मतलब तय करती हों। किसी भी देश के संविधान में प्रत्येक संस्था के अधिकारों और कार्यों के बारे में बुनियादी नियमों का निर्णय मतलब वर्णन होता है। दिए गए उदाहरण में हमने इस तरह की विभिन्न संस्थाओं के काम को करते देखा है। जैसे प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएं हैं जो सभी महत्वपूर्ण जो है नीतिगत फैसले करती हैं। तो हमारे देश में प्रधानमंत्री और कैबिनेट के नेतृत्व में ही सारे प्रमुख निर्णय लिए जाते हैं। मंत्रियों द्वारा किए गए फैसले को लागू करने के उपायों के लिए एक निकाय के रूप में नौकरशाह जिम्मेदार होते हैं। नौकरशाह मतलब कि जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं इन मंत्रियों के फैसले को मानने के लिए। सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहां नागरिक और सरकार के बीच विवाद अंततः सुलझाए जाते हैं। अगर नागरिकों और सरकार के बीच में कोई विवाद हो जाता है तो उसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। आगे लिखा है, क्या आप इस उदाहरण में दूसरी संस्थाओं के बारे में सोच सकते हैं, उनकी भूमिका क्या हो सकती है। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो काम करती हैं। आगे लिखा है, संस्थाओं के काम जो है साथ काम करना आसान नहीं होता है। संस्थाओं के साथ कायदे कानून जुड़े होते हैं और इनसे नेताओं के हाथ बंध सकते हैं। याद रखना, संस्थाओं के अपने कुछ नियम होते हैं, उससे इतर वो कुछ काम नहीं कर सकती हैं क्योंकि जो संविधान में लिखा गया है संविधान के अनुसार ही संस्थाएं काम करती हैं। संस्थाओं के कामकाज में कुछ बैठकें, कुछ समितियां और कुछ रूटीन काम होता है। ठीक है, कुछ सामान्य रूटीन होता है। इनके कारण अक्सर काम में देरी और परेशानियां होती हैं। इसीलिए संस्थाओं के साथ कामकाज में परेशानी महसूस की जा सकती है क्योंकि उनके अपने नियम कानून से ही वो काम करते हैं और उनकी अपनी एक चाल होती है। ऐसे में कोई सोच सकता है कि एक ही व्यक्ति सारे फैसले ले तो ज्यादा बेहतर होगा। कायदे कानून और बैठकों को क्या जरूरत है, पर यह सोच लोकतंत्र की बुनियादी भावना के अनुकूल नहीं है। जो ये बैठकें होती हैं इसमें निर्णय लिया जाता है और कई बार एक मुद्दों पर कई बार चर्चा होती है कि क्या वो अच्छा है या बुरा है, और तभी हमारे वो लोकतंत्र के लिए अच्छा माना जाता है। इसलिए जो है उसको हम कह सकते हैं कि वो बुनियादी भावना होती है। संस्थाओं के कामकाज के तरीकों से जो कुछ परेशानियां होती हैं या थोड़ा वक्त लगता है वह भी कई मायने में उपयोगी होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें वक्त लगता है लेकिन वो उपयोगी होता है क्योंकि निर्णय बहुत अच्छे से लिया जाता है। किसी भी फैसले के पहले अनेक लोगों से राय विचार करने का जो है अवसर मिल जाता है। संस्थाओं के काम एक अच्छा फैसला झटपट करना आसान नहीं होता, लेकिन संस्थाएं बुरा फैसला भी जल्दी ले पाना मुश्किल बना देती हैं। इसी कारण लोकतांत्रिक सरकारें संस्थाओं पर जोर देती हैं। तो जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वो संस्थाओं के माध्यम से ही काम करती हैं, नहीं तो चीजें बहुत अच्छे से व्यवस्था नहीं लागू की जा सकती है। इसीलिए संस्थाओं का होना जरूरी है। उनमें एक संस्था है संसद। हमारी संसद का उल्लेख कहाँ है? संविधान में 79 में हमारी संसद का उल्लेख है और कहा गया है कि जो संसद है वो इसे हम कानून बनाने वाली संस्था है। इसीलिए संसद को विधायिका भी कहते हैं और संसद के दो अंग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और दोनों को हम कहते हैं सांसद। तो संसद के जो सदस्य होते हैं उन्हें हम सांसद कहते हैं और इन्हें इंग्लिश में कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के ही संसद का निर्माण होता है। ठीक है, और ये पुरानी संसद का चित्र है और नई संसद आपको पता ही है कि जो है अभी बन के तैयार हुई है। तो लिखा है कार्यालय ज्ञापन के उदाहरण में क्या आपको संसद की भूमिका याद है? क्योंकि यहाँ संसद की बात हुई ही नहीं थी, शायद नहीं, क्योंकि संसद की कोई बात नहीं हुई थी। चूंकि यह फैसला संसद ने
नहीं लिया था, लिहाजा आपको लगता है कि इस फैसले से संसद की कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन पहले हम कुछ घटनाओं पर नजर डालकर देखते हैं कि क्या इसमें संसद का कहीं कोई जिक्र था। हम उन्हें निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करके याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लिखा है, पहले आया मंडल आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा हुई, भारत के राष्ट्रपति ने इसका जिक्र किया, प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया, वो चीज को याद दिलाया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, यह फैसला सीधे संसद में जो है नहीं लिया गया था, लेकिन इस रिपोर्ट पर संसद में हुई चर्चा से सरकार की राय प्रभावित हुई। इसकी वजह से सरकार पर मंडल आयोग की सिफारिशों पर कार्रवाई करने के लिए दबाव पड़ता था। अगर संसद इस फैसले के पक्ष में नहीं होती तो सरकार यह कदम नहीं उठा पा सकती थी, इसलिए संसद में निर्णय लिया गया था। तो इसका मतलब संसद की उसमें भूमिका थी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों सरकार यह कदम नहीं उठा सकती थी? क्योंकि कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। इसलिए जो है निर्णय लेना किसको जरूरी है? संसद का। आपने पहले ही कक्षा में संसद के बारे में पढ़ा है उसे याद करके यह कल्पना करने की कोशिश कीजिए कि अगर संसद ने कैबिनेट के फैसले को मंजूरी न दी होती तो क्या होता। न दी होती तो कानून नहीं बनता। आगे लिखा है, हमें संसद की आवश्यकता क्यों? संसद की आवश्यकता क्यों? आपको इसमें यही बताया जाएगा क्योंकि संसद ही कानून बनाती है, तो इसीलिए इसको विधायिका कहते हैं, अर्थात विधि बनाने वाली संस्था कहा जाता है। हम लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। याद रखना, जो राष्ट्रीय सभा होती है उसे क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। और राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहा जाता है। याद रखना, इसे देश के स्तर पर संसद कहते हैं और इसी को राज्य में विधान सभा कहा जाता है। अलग अलग देशों में इसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, पर हर लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा होती है। जैसे अमेरिका में कांग्रेस कहते हैं। ठीक है, यह जनता की ओर से कई तरह के से राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। कैसे? किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है। तो याद रखना, कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। कानून बनाने या विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं। इसीलिए संसद को क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं, क्योंकि ये विधि बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था होती है। ठीक है, आगे लिखा है, दुनिया भर की संसदें यह कानून बना सकती हैं, मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती हैं। यह मौजूदा कानून को खत्म कर उसकी जगह नए कानून बना सकती हैं। तो संसद के पास इतना पावर होता है कि वो नया कानून बना दे, कानून में संशोधन कर दे, या जो मौजूदा कानून है उसको समाप्त भी कर सकता है। कौन? तो केवल संसद कर सकता है। इस संसद को अधिकार दिया गया है। दूसरा, दुनिया भर में संसद सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती हैं। भारत जैसे देश में उसे सीधा और पूर्ण नियंत्रण कहते हैं। संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले फैसले कर सकते हैं। सरकार के हर जो पैसे जो होते हैं पर संसद का नियंत्रण होता है। तो सरकार के हर जो पैसा होता है वो किसका नियंत्रण होता है? बजट पे किसका नियंत्रण होता है? संसद का होता है। अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक पैसे को खर्च किया जा सकता है। हमारे देश में भी ऐसा ही होता है। अगला है, सार्वजनिक मसलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद की सर्वोच्च संघ है और संसद किसी भी मामले में सूचना मांग सकती है। इसका मतलब संसद को काफी ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। संसद के दो सदन कौन कौन से हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल 80 में है और लोकसभा का 81 में आर्टिकल में है। ठीक है, याद रखना। लिखा है, चूंकि आधुनिक लोकतंत्रों में संसद बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लिहाजा अधिकांश बड़े देशों ने संसद की भूमिका और अधिकारों को दो हिस्सों में बांट दिया है। इन्हें हम चैम्बर या सदन कहते हैं। तो हमारे यहाँ भी दो सदन होता है। पहले सदन के सदस्य आम तौर से सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, जिसे हम लोकसभा कहते हैं, और जनता की ओर से असली अधिकारों का प्रयोग करते हैं। दूसरे सदन के सदस्य अमूमन परोक्ष रूप से चुने राज्यसभा में राज्यसभा में होता है और कुछ विशेष काम करते हैं। दूसरे सदन का सामान्य काम विभिन्न राज्य, क्षेत्र और संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी करना होता है, जो हमारी राज्यसभा करती है, क्योंकि वो राज्यों का सदन होती है। हमारे देश में संसद के दो सदन हैं,
दोनों सदनों में से एक को राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स और दूसरे को लोकसभा हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता है। भारत का राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, हालांकि वह दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। तो राष्ट्रपति, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, कितना बेसिक जानकारी यहाँ पे दी गई है कि संसद का सदस्य राष्ट्रपति नहीं होता है, फिर भी वो संसद का अंग होता है। क्योंकि जब तक, याद रखना क्यों होता है ये भी बता देता हूँ, कि राज्यसभा और लोकसभा जो कानून पास करती है, जब तक राष्ट्रपति आर्टिकल 111 के तहत सिग्नेचर नहीं करता है तब तक वो कानून नहीं बनता है, इसलिए इसको कहा जाता है। इसीलिए संसद के फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। तो जब राष्ट्रपति जब तक मंजूरी नहीं देगा, जो मैंने अभी आपको बताया आर्टिकल 111 के तहत, तब तक जो है वो कानून नहीं बनेगा। इसलिए राष्ट्रपति को संसद का अंग माना जाता है। ठीक है, आगे लिखा है, आपने पिछली कक्षाओं में भारतीय संसद के बारे में पढ़ा है। अध्याय 4 में आपको पता चला है कि लोकसभा का चुनाव कैसे होता है। अब संसद के दोनों सदनों के गठन में प्रमुख अंतर को याद करते हैं। इन मामलों में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अलग अलग जवाब दीजिए। जैसे कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना कुल सदस्य लोकसभा में कितने हैं, 550 हैं और राज्यसभा में 250 हैं। सदस्यों को कौन चुनता है, तो लोकसभा में सदस्यों को जनता चुनती है और राज्यसभा के सदस्यों को जनता के प्रतिनिधि चुनते हैं, राज्यों की विधानसभा चुनती है। उनका कार्यकाल कितना होता है, तो लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष का और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का। क्या सदन को हमेशा के लिए भंग किया जा सकता है, तो लोकसभा को भंग कर सकते हैं लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं भंग कर सकते हैं क्योंकि जो है चुनाव करना पड़ेगा। ठीक है, आगे लिखा है लोकसभा बनाम राज्यसभा। अब हम लोकसभा और राज्यसभा में अंतर को जानेंगे अच्छे से कि दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या है और कैसे वो काम करते हैं। लिखा है, दोनों सदनों में से अधिक प्रभावशाली कौन है। अगर देखा जाए कि लोकसभा ज्यादा प्रभावशाली है या राज्यसभा प्रभावशाली है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो लिखा है कि राज्यसभा को कभी कभी अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि राज्यसभा लोकसभा से ज्यादा प्रभावशाली होती है। नाम से यह मत सोचना कि लोकसभा ज्यादा प्रभावशाली नहीं है, राज्यसभा ज्यादा प्रभावशाली है क्योंकि उसका नाम अपर हाउस है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह महज बोलचाल की पुरानी शैली है और हमारे संविधान में यह भाषा इस्तेमाल नहीं की गई है। ठीक है, लेकिन हमारे मीडिया द्वारा कहा जाता है। आगे लिखा है, हमारे संविधान में राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अधिकतर मसलों पर सर्वोच्च न्यायालय लोकसभा के पास ही है। आइए देखें कैसे। तो याद रखना, सर्वोच्च जो अधिकार है वो लोकसभा के पास है। सबसे ज्यादा अधिकार, पावर अगर देखा जाए तो लोकसभा के पास ज्यादा होगा और राज्यसभा के पास कम होगा। कैसे, तो लिखा है, किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की जरूरत होती है। अगर कोई सामान्य कानून होगा तो वो दोनों सदनों में पास किया जाएगा, राज्यसभा में भी और लोकसभा में। लेकिन अगर दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो तो अंतिम फैसला दोनों के संयुक्त अधिवेशन से किया जाता है। तो दोनों के अगर देखा जाए तो संयुक्त अधिवेशन, दोनों के अगर कोई विवाद हो जाए लोकसभा राज्यसभा में, तो संयुक्त अधिवेशन जब बुलाया जाता है तो आर्टिकल 108 के तहत बुलाया जाता है। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, तो इसका मतलब उसके पास पावर ज्यादा है। इसमें दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं और सदस्यों की संख्या अधिक होने पर के कारण इस तरह की बैठकों में जो है निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, फिर लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। क्यों, क्योंकि जब दोनों सदन के सदस्य एक साथ बैठेंगे तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज्यादा रहेगी तो उनका प्रभाव भी ज्यादा रहेगा। दूसरा, लोकसभा पावरफुल क्यों है, लोकसभा पैसे के मामलों में अधिक अधिकारों का प्रयोग करती है, जिसे हम धन विधेयक कहते हैं। तो आर्टिकल 110 के तहत जो धन विधेयक दिया गया है, धन विधेयक के मामले में लोकसभा के पास पावर ज्यादा है और राज्यसभा के पास पावर बहुत ही कम है। लोकसभा में सरकार का बजट या पैसे से संबंधित कोई कानून पारित हो जाए तो राज्यसभा उसे खारिज नहीं कर सकती है, न बदलाव कर सकती है। राज्यसभा उसे पारित करने के में केवल 14 दिनों का देरी कर सकती है या उसमें संशोधन के सुझाव दे सकती है। या लोकसभा का अधिकार है कि वह इन सुझावों को माने या ना माने। तो इसका मतलब धन विधेयक के मामले में लोकसभा के पास पावर ज्यादा है। आगे है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। तो मंत्रिपरिषद किसके पर जिम्मेदार होती है, लोकसभा के प्रति। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। तो राज्यसभा से मतलब नहीं है, लोकसभा से मतलब है।
अगर आधे से अधिक लोकसभा सदस्य यह कह दें कि उन्हें मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को पद छोड़ना होगा। राज्यसभा को यह अधिकार हासिल नहीं है। तो राज्यसभा को यह अधिकार हासिल नहीं है, यह अधिकार केवल लोकसभा को हासिल है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे राजनीतिक कार्यपालिका, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ संसद की कार्यवाही में कुछ चीजों को देख लेते हैं कि जो संसद की कार्यवाही होती है उसमें हम क्या क्या चीजें होती है। तो लिखा है कि जब संसद की कार्यवाही होती है तो 11 बजे क्या होता है, तो विभिन्न मंत्रियों के सदस्यों द्वारा पूछे गए करीब 250 प्रश्नों के लिखित जवाब दिए गए। इन प्रश्नों के शामिल कौन कौन से थे, मतलब कि 11 बजे पहले प्रश्नकाल होता है, ठीक है। इसके बाद 12 बजे क्या होता है, शून्यकाल होता है। फिर इसके बाद अलग अलग बैठकें चलती हैं और बैठकों में जो है अलग अलग समय में लोग अलग अलग तरह के मुद्दों पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो एक कार्यवाही दिया गया है लोकसभा में, एक दिन क्या क्या होता है उसी के बारे में बताया गया है। आगे लिखा है राजनीतिक कार्यपालिका। अब हम लोग संसद को पढ़ चुके, अब हम लोग राजनीतिक कार्यपालिका को पढ़ेंगे। तो आपको पहले बता देता हूं मैं, कार्यपालिका के 2 अंग होते हैं, ठीक है। एक होता है अस्थाई होता है और एक होता है अस्थाई, ठीक है। अस्थाई में हम प्रशासनिक अधिकारी को रखते हैं, प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं इनको रखा जाता है, और अस्थाई में शासन के जो मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री, सब इनको सबको रखा जाता है। तो ये अस्थाई क्यों होते हैं, क्योंकि हर 5 साल में बदल जाते हैं, लेकिन ये लोग नहीं बदलते हैं, ये बात याद रखना। अभी इसके बारे में आगे यहाँ बताया भी जाएगा। तो लिखा है कि क्या आपको जो है, लेकिन एक बात इसमें और आप समझ लीजिएगा, कार्यपालिका क्या काम करती है। तो कार्यपालिका कानून को लागू करती है। कानून बनाता है संसद, लेकिन लागू कौन करता है, कार्यपालिका, ठीक है। लिखा है क्या आपको उस सरकारी आदेश की कहानी याद है जिससे हमने इस अध्याय की शुरुआत की थी। हमने पाया कि जिस व्यक्ति ने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे उसने यह फैसला नहीं लिया था, वह केवल एक नीतिगत फैसले को लागू कर रहा था। तो लागू करने वाला काम कौन करता है, कार्यपालिका अर्थात अधिकारी करते हैं। तो लिखा है जिसे किसी और ने किया था। हमने यह जो है फैसला करने में प्रधानमंत्री की भूमिका देखी थी, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि अगर उन्हें लोकसभा का समर्थन नहीं होता तो वो यह फैसला नहीं कर सकते थे। इसका अर्थ है कि वह सिर्फ संसद की मर्जी को ही लागू कर रहे थे, जो संसद में कहा गया उसी को उन्होंने लागू किया। इसी तरह किसी भी सरकार के विभिन्न स्तरों पर हमें ऐसे अधिकारी मिलते हैं जो रोजमर्रा के फैसले करते हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि वो जनता के द्वारा दिए गए सबसे बड़े अधिकारों पर इस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सभी अधिकारियों को सामूहिक रूप से हम कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। तो अधिकारी जो हैं ये याद रखना परमानेंट हैं, अस्थाई कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, ये भी याद रखना। सरकार की नीतियों को कार्यरूप देने के कारण इन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, अधिकारी लोग जो कानून बनता है उसको लागू करने का काम करते हैं, इसलिए उन्हें हम कार्यपालिका कहा जाता है। इस तरह जब हम सरकार के बारे में बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य है आमतौर पर कार्यपालिका से ही होता है। तो कार्यपालिका के 2 अंग होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब लिखा है राजनीतिक और अस्थाई कार्यपालिका। अब ये अस्थाई कार्यपालिका किसे कहते हैं, तो वही जो प्रशासनिक अधिकारी जितने हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, जो है अस्थाई कार्यपालिका कहते हैं। क्योंकि चुनाव के द्वारा सरकारें बदल जाती हैं लेकिन अधिकारी नहीं बदलते हैं। तो जो प्रशासनिक सेवक होते हैं, चाहे सचिव हो, IAS हो, IPS हो, इन्हें हम अस्थाई कार्यपालिका ही कहते हैं, ठीक है। तो लिखा है किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के 2 हिस्से होते हैं। जनता द्वारा खास अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं जो बड़े फैसले करते हैं। दूसरी ओर उन्हें लंबे समय तक के लिए नियुक्त किया जाता है। इन्हें हम अस्थाई कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक कहते हैं। लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को ही जो है सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं। वह सत्ताधारी पार्टी के बदलने के बावजूद अपने पदों पर बने रहते हैं, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बता दिया, बने रहते हैं। ये अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं और रोजमर्रा के प्रशासन में उनकी सहायता करते हैं। तो प्रशासनिक अधिकारी शासन की क्या करते हैं, सहायता करते हैं। क्या आप कार्यपालिका ज्ञापन के मामले में राजनीतिक और गैर राजनीतिक कार्यपालिका में भूमिका बता सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि राजनीतिक कार्यपालक को गैर राजनीतिक कार्यपालक से ज्यादा अधिकार क्यों होते हैं। तो याद रखना जो राजनीतिक कार्यपालक होते हैं उनके पास ज्यादा अधिकार होते हैं क्योंकि वो नेता होते हैं। मंत्री किसी नौकरशाह से ज्यादा प्रभावशाली
क्यों होता है? तो मंत्री पावरफुल क्यों होता है? क्योंकि वो शासन का अंग होता है। और नौकरशाह थोड़ा कम पावरफुल होता है क्योंकि वो प्रशासन का अंग होता है। नौकरशाह अमूमन अधिक शिक्षित होते हैं और उन्हें विषय की अधिक महारत और जानकारी होती है। वित्त मंत्रालय में काम करने वाले सलाहकारों को अर्थशास्त्र की जानकारी वित्त मंत्री से ज्यादा होती है। कभी कभी मंत्रियों को अपने मंत्रालय के अधीनस्थ मामलों की तकनीकी जानकारी बहुत कम होती है। तो सारा काम कौन करते हैं? तो सारा काम ये अधिकारी ही करते हैं, केवल मंत्री बैठता है, लेकिन पावर तो उसी के पास ज्यादा होता है क्योंकि वो शासन का अंग होता है। आगे दिया है कि रक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खान आदि मंत्रालयों में ऐसा होना आम बात है, क्योंकि ये जो मंत्री होते हैं वो तो रक्षा के बारे में नहीं जानते हैं, न कभी युद्ध लड़े हैं, लेकिन उनका सारा काम कौन करता है? तो मंत्री करते हैं, लेकिन निर्णय वही लेते हैं। फिर भी इन मामलों में अंतिम जो निर्णय का अधिकार किसके पास है? वो मंत्रियों के पास क्यों होता है? यहाँ लिखा है, मैंने आपको बताया, क्योंकि वो शासन के अंग होते हैं। कितनी इंपॉर्टेंट बात इस एनसीईआरटी में बताई जा रही है, ठीक है। इसकी वजह से बहुत सीधी बात है, किसी भी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है। मंत्री लोगों द्वारा चुना गया होता है और इस तरह उसे जनता की ओर से उसकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार होता है। वह अपने फैसले के नतीजों के लिए लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है। इसी वजह से मंत्री को इसकी सारी फैसले करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, इसीलिए उसको जवाब देना पड़ेगा संसद में, इसीलिए मंत्री के आदेश ज्यादा माने जाते हैं। आगे लिखा है, मंत्री ही उस ढांचे और उद्देश्यों को तय करता है। मतलब जो ढांचा बनाया गया है अधिकारी द्वारा, उसको मंत्री ही तय करता है, जिसमें नीतिगत फैसले लिए जाते हैं। किसी मंत्री ने अपने मंत्रालय के जो है मामलों का विशेषज्ञ होने की कतई उम्मीद नहीं की जाती है। सभी तकनीकी मामलों पर मंत्री विशेषज्ञों की सलाह लेता है। जब कोई ऐसा मामला आ जाए जिसके बारे में मंत्री नहीं जान रहा है, तो अपने विशेषज्ञों से क्या लेता है? सलाह लेता है। लेकिन विशेषज्ञ अक्सर अलग राय रखते हैं या फिर वह एक से अधिक विकल्प मंत्री के सामने पेश करते हैं। मंत्री अपने उद्देश्यों के मुताबिक भी निर्णय लेता है। तो बहुत सारे निर्णय में मंत्री अपने उद्देश्य के अनुसार भी निर्णय ले सकता है। तो कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताई जाए। आगे लिखा है, दरअसल ऐसा जब हर बड़े संगठन में होता है, जो पूरे मामले की भली भांति समझते हैं वही सबसे महत्वपूर्ण फैसले करते हैं। विशेषज्ञ नहीं करते हैं। विशेषज्ञ रास्ता बता सकते हैं, वो क्यों रास्ता बताते हैं, लेकिन निर्णय मंत्री लेता है। लेकिन व्यापक नजरिया रखने वाला व्यक्ति ही मंजिल के बारे में फैसला करता है। लोकतंत्र में निर्वाचित मंत्री इसी व्यापक नजरिए वाले व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो मंत्री ही निर्णय लेते हैं, लेकिन सारा काम अधिकारी करते हैं। अब आता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद किस आर्टिकल में है? 74 में है। तो प्रधानमंत्री किस आर्टिकल में? 75 में है। तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, और याद रखना यही जो है कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान भी होता है। तो लिखा है कि हम देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है जो है। फिर भी प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। याद रखना, प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। प्रधानमंत्री एक सांसद के रूप में ही चुना जाता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकता है। नियुक्त उसी को करेगा राष्ट्रपति जो लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों गठबंधन के रूप में प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त हुआ है। ठीक है, तो जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उसी को प्रधानमंत्री बना जा सकता है। राष्ट्रपति सबको प्रधानमंत्री नहीं बना सकता है। अगर किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता है, तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिसे सदन में बहुमत हासिल करने की संभावना होती है। तो जो सबसे बड़ा दल का नेता होता है, कभी कभी उसको भी प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, फिर उसे बहुमत सिद्ध करने को कहा जाता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता है। वह तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उस पार्टी या गठबंधन का नेता होता है। ठीक है, आगे लिखा है, प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करता है। अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट लोकतंत्र में बात की गई है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और प्रधानमंत्री के कहने पर मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और यही मंत्री और प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति काम करता है। अब आप देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण चीजों को लोकतंत्र में इसको सिस्टमिक ढंग से बनाया गया है। मंत्री अमूमन उसी पार्टी या गठबंधन में होते हैं जिन्हें लोकसभा में बहुमत हासिल होता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होता है, मतलब वो किसी को मंत्री बना सकता है, उसके लिए स्वतंत्र है, बशर्ते वो संसद के सदस्य हों। जो संसद का सदस्य होगा वही मंत्री बनेगा। कभी कभी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद का सदस्य नहीं होता है, तो उसे संसद का सदस्य होने के लिए
6 महीने का वक्त दिया जाता है, आगे लिखा भी है, लेकिन उस व्यक्ति का मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य चुना जाना जरूरी है। तो जो मंत्री होते हैं वो लोकसभा नहीं राज्यसभा से भी बन सकते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होगी, ये बात याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं, नीतिगत फैसले ले लिए जा रहे हैं और कुछ लोग वहाँ मंत्री लोग झांक रहे हैं, मतलब एक तरह से ये चित्र के माध्यम से लोगों को बच्चों को समझाया गया है। आगे लिखा है, मंत्रिपरिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं। इसमें अमूमन विभिन्न स्तरों से 60 से 80 मंत्री होते हैं, तो उसे मंत्रिपरिषद कहते हैं। अब मंत्रिपरिषद 3 प्रकार की होती है, उसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद में। पहला होता है कैबिनेट मंत्री, और कैबिनेट मंत्री को ही हम मंत्रिमंडल भी कहते हैं, याद रखना। तो लिखा है, पहला है आपका कैबिनेट मंत्री, लिखा है अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं। ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। तो जो बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं उन्हीं की जिम्मेदारी होती है। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक करते हैं। इस तरह कैबिनेट मंत्रिपरिषद का शीर्ष समूह होता है, इसमें करीब 20 मंत्री होते हैं। तो कैबिनेट मंत्री इन्हीं को कहते हैं जो बहुत उच्च पद पर बने रहते हैं, काफी महत्वपूर्ण पदों पर काम करते हैं। दूसरा है स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। ये विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। और तीसरा है आपका राज्य मंत्री, अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। चूंकि सारे मंत्रियों के लिए नियमित रूप से मिलकर हर बात पर चर्चा करना व्यवहारिक नहीं है, लिहाजा फैसले कैबिनेट में ही लिए जाते हैं। तो याद रखना, जो कैबिनेट फैसले होते हैं उन्हीं के द्वारा ही निर्णय लिए जाते हैं, क्योंकि हमेशा जो है मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाना जरूरी नहीं है, बस केवल जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उन्हीं की बैठकों के माध्यम से निर्णय ले लिए जाते हैं। इसी वजह से अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है। कैबिनेट टीम के रूप में काम करती है। मंत्रियों की राय और विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन सबको कैबिनेट के फैसले की जिम्मेदारी लेनी होती है, क्योंकि यह सामूहिक निर्णय होता है, तो इसमें निर्णय सबको लेना पड़ेगा। आगे लिखा है, भले ही कोई फैसला किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग का हो, लेकिन कोई भी मंत्री सरकार के फैसले की खुलेआम आलोचना नहीं कर सकता है। वो अपने विचार रख सकता है, लेकिन विरोध नहीं कर सकता है। हर मंत्रालय में सचिव होते हैं जो नौकरशाह होते हैं। ये सचिव फैसला करने के लिए मंत्री को जरूरी सूचना मुहैया कराते हैं। तो सचिव जो होते हैं यही मंत्री को मिल करके और अच्छी अच्छी जानकारियों के बारे में बताते हैं। टीम के रूप में कैबिनेट की मदद कैबिनेट सचिवालय करता है। इसमें कई वरिष्ठ नौकरशाह शामिल होते हैं जो विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तो याद रखना, जो कैबिनेट सचिवालय होता है इसमें कई सचिव होते हैं जो कई तरह के काम करने के लिए जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा हुआ है प्रधानमंत्री के अधिकार। अब हम प्रधानमंत्री की बात कर लें तो संविधान में प्रधानमंत्री या मंत्रियों के अधिकारों या एक दूसरे के उनके संबंध के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन सरकार के प्रमुख के नाते, मतलब प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। क्योंकि व्यापक अधिकार किसके पास होता है? क्योंकि वो सरकार का प्रमुख होता है, इसलिए सबसे अधिकार प्रधानमंत्री के पास ही होते हैं। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय करता है। ठीक है, विभागों के विवाद के मामले में जो है उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। वह विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी करता है। सारे मंत्री उसी के नेतृत्व में काम करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों को काम का वितरण और पुनर्वितरण करता है। उसे किसी मंत्री को बर्खास्त करने का भी अधिकार होता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिपरिषद त्याग पत्र दे देता है, मतलब क्योंकि वो लीडर होता है मंत्रिपरिषद का, इसलिए अगर वो नहीं रहेगा तो मंत्रिपरिषद भी नहीं रहेगी। अब प्रधानमंत्री के देखो कितने अच्छे से काम को यहाँ बताया गया है। आगे लिखा है, अगर मतलब इस तरह अगर भारत में कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। दुनिया के सभी संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री के अधिकार हाल के दशकों में इतने बढ़ गए हैं कि संसदीय लोकतंत्र को कभी कभी सरकार का प्रधानमंत्री रूप भी कहा जाने लगा है। राजनीति में राजनीतिक दलों पार्टियों की भूमिका बढ़ने के साथ ही प्रधानमंत्री पार्टी के जरिए कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करने लगता है। मीडिया राजनीति और चुनाव को पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश करके इस रुझान में अपना योगदान करती हैं। भारत में भी हमने प्रधानमंत्री के पास
ही सारे अधिकार सीमित करने की प्रवृत्ति होती है। देखी है हमने, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ढेर सारे अधिकारों का इस्तेमाल किया, लेकिन इनका जनता पर बहुत अधिक प्रभाव था। इंदिरा गांधी भी कैबिनेट के अपने सहयोगियों की तुलना में बहुत ज्यादा प्रभावशाली थी। जाहिर है कि किसी प्रधानमंत्री के अधिकार उस पद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। लेकिन हाल के वर्षों में भारत में गठबंधन की राजनीति के उभार से प्रधानमंत्री के अधिकार कुछ हद तक सीमित हुए हैं। गठबंधन सरकार, अब क्या है, गठबंधन सरकारें भी आ रही हैं तो उसे निर्णय लेने में थोड़ा देरी होती है। तो गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसे सहयोगी दलों से पूछना पड़ेगा। उसे अपनी पार्टी के भीतर विभिन्न समूहों और गुटों के साथ गठबंधन की साझेदारी की राय भी माननी होती है। इसके अलावा उसे गठबंधन के साझेदारों और दूसरी पार्टियों के विचारों और स्थितियों को भी देखना होता है। आखिर उन्हीं के समर्थन के आधार पर सरकार टिकी होती है। तो आप ये समझ गए होंगे कि कैसे प्रधानमंत्री की भूमिका होती है सरकार को चलाने में, और प्रधानमंत्री कितना पावरफुल होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और राष्ट्रपति की भूमिका को देखते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है। लिखा है, एक और जहां प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, वहीं राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। राष्ट्राध्यक्ष मतलब ये हो गया कि पूरे राष्ट्र के सारे काम राष्ट्रपति के आदेश पर ही, मतलब राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। तो राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है, अर्थात वो नाम मात्र ही राष्ट्राध्यक्ष अध्यक्ष होता है। लेकिन भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है, जिसका काम अलंकारिक अधिकार होता है। राष्ट्रपति देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी करता है ताकि वह राज्य के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम करें। ठीक है, आगे लिखा है कि राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है। संसद सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य चुनते हैं किसको? राष्ट्रपति को, जो मनोनीत होते हैं। मनोनीत नहीं, जो केवल निर्वाचित होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए बहुमत हासिल करना होता है। इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व है। लेकिन राष्ट्रपति उस तरह से प्रत्यक्ष जनादेश का दावा नहीं कर सकता है जिस तरह से प्रधानमंत्री करते हैं। इसमें यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति कहने मात्र के लिए कार्यपालिका की भूमिका निभाता है। तो कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन वास्तविक कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति के अधिकारों के मामले में भी यही बात लागू होती है। अगर आप संविधान को सरसरी तौर पर पढ़ें तो आप सोचेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है जो राष्ट्रपति ना कर सके। सारी सरकारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं। सारे कानून सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले उसी के नाम पर जारी होते हैं। सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों और दूसरे देशों के राजदूतों आदि को नियुक्त करता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते उसी के नाम पर होते हैं। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर भी राष्ट्रपति होता है। जब इतना सारे काम राष्ट्रपति स्वयं करता है तो राष्ट्रपति कितना पावरफुल क्यों नहीं है? तो इसका मतलब है कि वो किसी के कहने पर करता है। कौन है वो? तो लिखा है, लेकिन हमें यह याद करना चाहिए कि राष्ट्रपति इन अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। इसीलिए मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होता है, इसलिए प्रधानमंत्री पावरफुल होता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन अगर वही सलाह दोबारा मिलती है तो वह उसे मानने के लिए बाध्य होता है। ठीक है, कौन? राष्ट्रपति। इसी प्रकार संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे कुछ समय के लिए रोक सकता है। वह विधेयक पर पुनर्विचार के लिए उसे संसद में वापस भेज सकता है। लेकिन अगर संसद दोबारा विधेयक को पारित करती है तो उसे उस पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। ठीक है, आगे लिखा है, तो आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति करता क्या है? क्या वह अपने विवेक से भी कुछ काम करता है? एक महत्वपूर्ण चीज यह है जो उसे सुविवेक से करनी चाहिए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति
प्रधानमंत्री की नियुक्ति वो सुविवेक से करता है। आप यहाँ पे इसका देख सकते हैं, ये जो है प्रणब मुखर्जी जी हैं और ये वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी को शपथ दिला रहे हैं। ये उसको एनसीईआरटी में दिखाया गया है। आगे लिखा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। जब कोई पार्टी या गठबंधन चुनाव में बहुमत हासिल कर लेता है तो राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं होता है। उसे लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है। जब किसी पार्टी या गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं होता है तो राष्ट्रपति अपने विवेक से काम लेता है। ठीक है, वह ऐसे जो है नेता को नियुक्त करता है जो उसकी राय में लोकसभा में बहुमत जुटा सकता है। ऐसे मामले में राष्ट्रपति नवनियुक्त प्रधानमंत्री से या तय समय के भीतर लोकसभा में बहुमत हासिल करने के लिए कह सकता है। तो अगर किसी को बहुमत नहीं है तो बहुमत हासिल करने के लिए राष्ट्रपति कह सकता है, ये याद रखना। ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा है राष्ट्रपति प्रणाली। जहां राष्ट्रपति प्रणाली होती है जैसे अमेरिका में, तो सारे काम राष्ट्रपति ही करता है। जो काम प्रधानमंत्री करते हैं वो सारा काम राष्ट्रपति करता है। और ये अमेरिका के संविधान में, अमेरिका में ये लागू है। वहां राष्ट्रपति होता है, वहां प्रधानमंत्री नहीं होता है। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पर एक जो है कहानी के रूप में यहाँ पर पावर उनके बारे में बताया गया है। अब हम बात करेंगे न्यायपालिका की। न्यायपालिका का काम क्या है? संविधान की रक्षा करना। तो लिखा है हम जो है इस बार भी हम सरकारी आदेश की उसी कहानी पर लौटते हैं जिसमें हमने शुरुआत में की थी। इस बार हम कहानी को याद नहीं करेंगे, बस यह कल्पना करेंगे कि यह कहानी कितनी अलग हो सकती है। याद कीजिए कि इस कहानी का उस समय संतोषजनक अंत हो गया जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुना दिया। कौन सा? 27% आरक्षण वाला। इसे हर किसी को ने स्वीकार कर लिया। कल्पना कीजिए कि निम्नलिखित परिस्थितियों में क्या होता। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट ना होता तो क्या होता? तो देश में सर्वोच्च न्यायालय जैसा कुछ नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय जो है तो होता, पर उसके पास सरकार की कार्रवाइयों को आंकने का अधिकार नहीं होता। तो सुप्रीम कोर्ट रहने का मतलब क्या रह गया? ठीक है, आगे उसे अधिकार होता मतलब, मगर सर्वोच्च न्यायालय से कोई निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं रखता। भले ही वह निष्पक्ष फैसला सुना देता, लेकिन सरकार के आदेश के खिलाफ अपील करने वाले उसके फैसले को नहीं मानते। तो इसका मतलब अगर न्यायपालिका नहीं होती तो ये सब सारे प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। इसी वजह से लोकतंत्रों के लिए स्वतंत्र और प्रभावशाली न्यायपालिका को जरूरी माना जाता है। देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। तो हमारे यहाँ न्यायपालिका के 3 स्तर होते हैं। सबसे ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है और फिर इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट या सेशन कोर्ट होता है। ठीक है, जिसे हम एक तरह से न्यायपालिका कहते हैं। लिखा है भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय होता है, राज्यों में उच्च न्यायालय होता है, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय होते हैं। भारत में न्यायपालिका एकीकृत होती है। इसका मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। देश की सभी अदालतों को उसका फैसला मानना होता है। वह इसमें किसी भी विवाद की सुनवाई कर सकता है। तो विवाद कौन कौन से हो? देश के नागरिकों के बीच विवाद हो, नागरिकों सरकार के बीच विवाद हो, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो, केंद्र राज्य के बीच विवाद हो, किसी तरह का भी विवाद हो, सारा निर्णय कौन लेता है? तो सुप्रीम कोर्ट लेता है। आगे लिखा है यह फौजदारी और दीवानी मामलों में अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय मतलब सर्वोच्च संस्था होती है। तो फौजदारी मामला जैसे किसी की हत्या हो जाए, मारपीट हो जाए, दीवानी का मामला, राजस्व का मामला, सबके लिए सर्वोच्च संस्था कौन होती है? सर्वोच्च न्यायालय होती है। या उच्च न्यायालयों के फैसले के खिलाफ सुनवाई कर सकता है। ठीक है, जब कोई उच्च न्यायालय में अगर कोई अब से सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो उसकी सुनवाई करता है। न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता का मतलब है कि वह विधायिका और कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है। मतलब न्यायपालिका पर विधायिका और कार्यपालिका नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, जवाब नहीं मांग सकते हैं, तभी तो उसकी जो है निष्पक्ष स्वतंत्रता बनी रहेगी। न्यायाधीश सरकार के निर्देश से सत्ताधारी पार्टी की मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते हैं। इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतंत्रों में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती हैं। भारत ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रधानमंत्री की सलाह पर और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मशवरे पर नियुक्त करता है। व्यवहारिक तौर पर इस व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है वरिष्ठ न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के नए न्यायाधीशों को चुनते हैं। तो न्यायाधीशों को नियुक्त करने के लिए ये लोग सिफारिश करते हैं। आगे लिखा है इसमें राजनीतिक कार्यपालिका की दखल की गुंजाइश बेहद
कम होती है। तो कार्यपालिका इसमें बहुत ज़्यादा दखल नहीं कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही अमूमन मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। तो जो वरिष्ठ लोग होते हैं उन्हीं को हम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, चाहे उनका कार्यकाल जितना भी हो, चाहे 2 दिन का हो, 10 दिन का हो, जो वरिष्ठ होगा वही बनेगा। एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसे उसके पद से हटाना लगभग असंभव होता है। उसे हटाना भारत के राष्ट्रपति के हटाने जितना ही मुश्किल है। किसी भी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जा सकता है। भारतीय लोकतंत्र में ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक ये किसी न्यायाधीश को नहीं हटाया गया है। आगे है, भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को देश के संविधान की व्याख्या करने का अधिकार होता है। तो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास है। अगर उन्हें लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका का कोई कार्रवाई संविधान के खिलाफ है तो वह केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून या कार्यवाहियों को अमान्य घोषित कर सकता है। मतलब अगर संसद या राज्य की विधानसभा कोई भी ऐसा कानून बनाता है जो देश के खिलाफ है तो उसको जो है अमान्य घोषित कर सकता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है और हाई कोर्ट कर सकता है। आगे लिखा है, इस तरह जब हमने जो है उसके सामने किसी कानून या कार्यवाही अगर कार्यपालिका की कार्यवाहियों को चुनौती मिलती है तो वे उसकी संवैधानिक वैधता तय करते हैं। इसे न्यायिक समीक्षा के रूप में जाना जाता है। तो जब मान लीजिएगा सरकार कोई ऐसा निर्णय ले लेता है जो संविधान के अनुकूल नहीं होती है तो उस पर जो निर्णय होता है उसको हम न्यायिक समीक्षा कहते हैं। भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को बदल नहीं सकती है। केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मूल सिद्धांत है उसमें सरकार या संसद बदलाव नहीं कर सकती है। भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रता उसे मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करती है। हम नागरिकों के अधिकारों वाले अध्याय में देखेंगे कि नागरिकों को संविधान में मिले अपने अधिकारों के उल्लंघन के मामले में इंसाफ पाने के लिए अदालतों में जाने का अधिकार है। ठीक है, आगे लिखा है, हाल ही के वर्षों में अदालतों ने सार्वजनिक हित और मानवाधिकारों के रक्षक के विभिन्न फैसले और निर्देश दिए हैं। सरकार की कार्यवाहियों से जनहित को ठेस पहुंचाने की स्थिति में कोई भी अदालत जा सकता है। उसे जनहित याचिका कहते हैं। अदालतें सरकार को निर्णय करने की शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए हस्तक्षेप करती हैं। तो याद रखना, जो जनहित याचिकाएं होती हैं कोई भी अपनी जनहित याचिका में दायर कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट से न्याय मांग सकता है। वो सरकारी अधिकारियों को भ्रष्ट आचरण को रोकती हैं। इसी वजह से लोगों के बीच न्यायपालिका में काफी विश्वास हासिल होता है। तो अगर जो न्यायपालिका अगर नहीं होती तो लोगों का सरकार के प्रति विश्वास और ज्यादा जो गंभीर हो जाता। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। इसे यहाँ देखे आप दे सकते हैं कि जस्टिस जो है JS खेहर थे, उनको जो है संसद में ये क्या कहते हैं या दिल्ली में संसद भवन के केंद्रीय सभागार में रामनाथ कोविंद ने उनको शपथ दिलाई थी। ठीक है, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों से आप परिचित होंगे। गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? आपको पता ही होगा कि जो है कई पार्टियां मिल करके जब सरकार बनाती हैं। कार्यपालिका किसे कहते हैं? पता ही है। सरकार किसे कहते हैं? न्यायपालिका, विधायिका, कार्यालय, ज्ञापन, राजनीतिक संस्था, सबके बारे में आप यहाँ पे जान चुके हैं। ठीक है, अब ये वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट लगे तो आप कमेंट करके जरूर। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्नलिखित में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं? तो इसमें दोनों सदनों का द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा नहीं होता है? न्यायाधीश कार्यपालिका का हिस्सा नहीं होता है। अगला है आपका, न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत पड़ती है, यही गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है? तो वह है आपका संसद कर सकती है और किसी के पास यह अधिकार नहीं होता है। तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, मैंने आपको बता दिया है। वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर भी कहीं कोई डाउट लगे तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, उसके जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।